मैंने हमेशा मुशाहिदा किया है कि आला ज़हानत और शाइस्तगी के हामिल अफराद में भी इस बात के हवाले से हौसले की शदीद कमी पाई जाती है कि वो अपने नफ्सियाती तजुर्बात दूसरों को सुना सकें, ख़ास तौर पर जब वो तजुर्बात अजीब व गरीब नौइयत के हों। तकरीबन तमाम इंसान इस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि अगर वो ऐसी बातें बयान करेंगे तो सुनने वाले की दाखिली दुनिया में उसकी कोई नज़ीर या रद्द अमल नहीं मिलेगा और उन्हें शक की निगाह से देखा जाएगा या उनका मजाक उड़ाया जाएगा। एक सच्चा मुसाफिर जिसने समंदरी सांप जैसी कोई गैर मामूली मखलूक देखी हो, उसका जिक्र करने में कोई खौफ महसूस नहीं करेगा। लेकिन वही मुसाफिर अगर किसी अजीबो गरीब इल्हाम, शदीद जज्बे, ख़याली लहर, नाम निहाद बसीरत, ख्वाब या किसी और हैरान कुन जहनी तासुर का तजुर्बा करे तो वो उसका इकरार करने से पहले बहुत हिचकिचाएगा। मेरा मानना है कि ऐसे मौज़ूआत जिस इब्हाम का शिकार हैं, उसकी बड़ी वजह यही खामोशी है। हम इन दाखिली तजुर्बात का तबादला उस तरह नहीं करते जैसे हम खारजी कायनात के तजुर्बात का करते हैं। इसका नतीजा ये है कि इस हवाले से इंसानी तजुर्बात का मजमूई ज़ख़ीरा गैर मामूली दिखाई देता है और हकीकत में ये बुरी तरह नामुकम्मल भी है। जो कुछ मैं बयान करने जा रहा हूँ, इसमें मेरा मकसद किसी भी नज़रिए को कायम करना, उसकी मुखालफत करना या हिमायत करना हरगिज़ नहीं है। मैं बुक सेलर ऑफ बर्लिन की तारीख़ से वाकिफ़ हूँ। मैंने मरहूम एस्ट्रोनॉमर रॉयल की अहलिया के केस का मुताल्ला किया है जिसे सर डेविड ब्रूस्टर ने बयान किया, और मैंने अपने दोस्तों के निजी हल्के में पेश आने वाले एक बहुत ज़्यादा हैरान कुन नज़र के धोखे, स्पेक्ट्रल इल्यूजन की बारीक तरीन तफसीलात का भी जायज़ा लिया है। आखिरी वाक़े के बारे में ये बताना ज़रूरी हो सकता है कि मुतासरा खातून मेरी किसी भी दर्जे की रिश्तेदार नहीं थी। इस हवाले से कोई गलतफहमी मेरे अपने केस के एक हिस्से की वजाहत तजवीज़ कर सकती है, मगर सिर्फ एक हिस्से की, जो कि मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद होगी। इसका ताल्लुक़ ना तो मेरी किसी मौरूसी खुसूसियत से जोड़ा जा सकता है और ना ही मुझे इससे पहले कभी ऐसा मिलता जुलता तजुर्बा हुआ और ना ही इसके बाद कभी ऐसा हुआ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने साल पहले या कितने साल बाद इंग्लैंड में एक ख़ास कत्ल हुआ जिसने बहुत तवज्जो हासिल की। हम कातिलों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सुनते हैं जैसे जैसे वो अपनी सफ़ाकाना शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचते हैं, और अगर मेरे बस में होता तो मैं इस मखसूस दरिंदे की याद को भी वैसे ही दफन कर देता जैसे उसका जिस्म न्यूगेट जेल में दफन किया गया। मैं जानबूझकर मुजरिम की शनाख्त का कोई बराह रास्त सुराग देने से गुरेज कर रहा हूँ। जब कत्ल का पहली बार इंकिशाफ हुआ तो उस आदमी पर कोई शक नहीं किया गया, या मुझे ये कहना चाहिए क्योंकि मैं हक़ाइक़ में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहता हूँ कि अवामी सतह पर कहीं ये इशारा नहीं मिला कि कोई शक उस शख्स पर किया गया जिसे बाद में अदालत में लाया गया। चूँकि उस वक्त अखबारात में उसका कोई जिक्र नहीं था, इसलिए ये ज़ाहिर है कि उस वक्त अखबारात में उसका कोई हुलिया भी नहीं दिया जा सकता था। ये ज़रूरी है कि इस हकीकत को याद रखा जाए। नाश्ते की मेज़ पर अपना सुबह का अखबार खोलते हुए, जिसमें उस पहली दरियाफ्त की खबर मौजूद थी, मैंने उसे निहायत दिलचस्प पाया और उसे बहुत गौर से पढ़ा। मैंने उसे 2 बार अगर 3 बार नहीं तो ज़रूर पढ़ा। वो दरियाफ्त एक ख्वाबगाह में हुई थी, और जब मैंने अखबार नीचे रखा तो मुझे एक झलक, बहाव, यलगार, मैं नहीं जानता उसे क्या नाम दूं, मुझे कोई तसल्ली बख्श लफ्ज़ नहीं मिल रहा, महसूस हुई, जिसमें मुझे लगा कि वो ख्वाबगाह मेरे कमरे से गुजर रही है, जैसे किसी बहते हुए दरिया पर एक नामुमकिन तस्वीर पेंट की गई हो। अगरचे उसका गुजरना तकरीबन लम्हाती था, लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह था, इतना वाज़ेह कि मैंने साफ तौर पर और इत्मीनान के सांस के साथ बिस्तर से लाश की गैर मौजूदगी को नोट किया। ये अजीबो गरीब कैफियत मुझे किसी रोमानी जगह पर महसूस नहीं हुई, बल्कि पिकाडिली में मेरे चेम्बर्स में, जो सेंट जेम्स स्ट्रीट के कोने के बिल्कुल करीब थे, तारी हुई। ये मेरे लिए बिल्कुल नया तजुर्बा था। मैं उस लम्हे अपनी आराम कुर्सी पर था और इस कैफियत के साथ एक अजीब सी कपकपी तारी हुई जिसने कुर्सी को उसकी जगह से हिला दिया। लेकिन ये नोट करना चाहिए कि कुर्सी पहियों पर आसानी से चलती थी। मैं खिड़कियों में से एक के पास गया। कमरे में 2 खिड़कियां हैं और कमरा दूसरी मंजिल पर है, ताकि पिकाडिली में चलती फिरती चीज़ों को देखकर अपनी आंखों को ताज़ा दम कर सकूं। ये मौसम ख़िज़ां की एक रोशन सुबह थी और गली चमकदार और खुशनुमा लग रही थी। हवा तेज़ थी। जैसे ही मैंने बाहर देखा, हवा पार्क की तरफ से गिरे हुए पत्तों का ढेर लाई, जिसे एक झोंके ने पकड़ा और एक घूमते हुए सुतून यानी बॉन्डर की शक्ल दे दी। जैसे ही वो सुतून गिरा और पत्ते बिखर गए, मैंने सड़क के दूसरी तरफ 2 आदमियों को देखा जो मगरिब से मशरिक की तरफ जा रहे थे। वो एक दूसरे के पीछे थे।
आगे वाला आदमी अक्सर अपने कंधे के ऊपर से पीछे मुड़कर देखता था। दूसरा आदमी तकरीबन 30 कदम के फासले पर उसके पीछे था, जिसका दायां हाथ धमकी आमेज अंदाज में उठा हुआ था। पहले तो इतनी मसरूफ गुजरगाह में इस धमकी आमेज इशारे की इनफरादियत और ठहराव ने मेरी तवज्जो मबजूल कराई, और फिर ये ज़्यादा हैरान कुन बात कि कोई भी इस पर तवज्जो नहीं दे रहा था। दोनों आदमी दूसरे राहगीरों के दरमियान से उस नरमी और रवानी से गुजर रहे थे जो फुटपाथ पर चलने के अमल से शायद ही मुताबिकत रखती हो, और कोई एक भी मखलूक जिसे मैं देख सकता था ना उन्हें रास्ता दे रही थी, ना उन्हें छू रही थी, और ना ही उनके पीछे मुड़कर देख रही थी। मेरी खिड़कियों के सामने से गुजरते हुए इन दोनों ने ऊपर मेरी तरफ घूर कर देखा। मैंने इन दोनों के चेहरे बहुत वाज़ह तौर पर देखे, और मैं जान गया कि मैं उन्हें कहीं भी पहचान सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने शऊरी तौर पर किसी भी चेहरे में कोई बहुत गैर मामूली बात नोट की हो, सिवाय इसके कि जो आदमी आगे जा रहा था उसकी शक्ल गैर मामूली तौर पर मनहूस और दबी हुई थी, और उसके पीछे आने वाले आदमी के चेहरे का रंग ना खालिस मोम, इम्प्योर वैक्स जैसा था। मैं एक कुमारा हूँ, और मेरा घरेलू मुलाजिम वैलेट और उसकी बीवी ही मेरा कुल अमला है। मेरा पेशा एक मखसूस बैंक ब्रांच में है, और मेरी ख्वाहिश है कि बहैसियत सरबराह शोबा मेरे फ़राइज़ उतने ही हल्के होते जितना कि आम तौर पर समझा जाता है। उन्होंने मुझे इस ख़िज़ा में शहर में रोके रखा, हालांकि मुझे तब्दीली की ज़रूरत थी। मैं बीमार नहीं था, लेकिन मैं भला चंगा भी नहीं था। मेरे पढ़ने वाले को मेरी उकताहट, यकसानियत वाली ज़िंदगी के अफसरदाकुन एहसास और मामूली बदहज़मी का शिकार होने के बारे में जो मुनासिब समझे नतीजा अख्ज़ कर लेना चाहिए। मेरे नामवर डॉक्टर ने मुझे यकीन दिलाया है कि उस वक्त मेरी सेहत की हकीकी हालत इससे ज़्यादा किसी सख्त तफसील का जवाज़ पेश नहीं करती, और मैं उनके अपने अल्फाज नकल कर रहा हूँ जो उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर मुझे तहरीरी जवाब में दिए। जैसे जैसे कत्ल के हालात आहिस्ता आहिस्ता खुलते गए और अवामी जहनों पर ज़्यादा से ज़्यादा काबिज़ होते गए, मैंने आम जोश व खरूश के दरमियान जितना मुमकिन हो सका उनके बारे में कम जानकर खुद को उनसे दूर रखा। लेकिन मैं जानता था कि मुश्तबे कातिल के खिलाफ इरादतन कत्ल का फ़ैसला सुनाया गया है और उसे मुकदमे की समाअत के लिए न्यू गेट भेज दिया गया है। मैं ये भी जानता था कि उसके मुकदमे को सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट के एक सेशन के लिए मुलतवी कर दिया गया है, जिसकी बुनियाद आम तासब और दिफा की तैयारी के लिए वक्त की कमी थी। मुझे शायद ये भी मालूम हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं मालूम था कि वो सेशन जिसके लिए उसका मुकदमा मुलतवी हुआ था कब या तकरीबन कब आएगा। मेरा बैठने का कमरा, ख्वाबगाह और लिबास तब्दील करने का कमरा, ड्रेसिंग रूम सब एक ही फर्श पर है। आखिरी कमरे के साथ कोई मुवासलत नहीं है सिवाय बेडरूम के। सच है, इसमें एक दरवाज़ा है जो कभी सीढ़ियों से जुड़ा हुआ था, लेकिन मेरे गुसल खाने का एक हिस्सा, और उस वक्त इसे कई साल हो चुके थे, उसके आगे नस्ब कर दिया गया था। उसी दौर में और उसी इंतज़ाम के हिस्से के तौर पर दरवाजे को कीलों से बंद कर दिया गया था और उस पर कैनवस चढ़ा दिया गया था। मैं एक रात देर गए अपने बेडरूम में खड़ा था और अपने मुलाजिम को सोने से पहले कुछ हिदायतें दे रहा था। मेरा चेहरा ड्रेसिंग रूम के साथ राब्ते के वाहिद दस्तयाब दरवाजे की तरफ था और वो बंद था। मेरे मुलाजिम की पीठ दरवाजे की तरफ थी। जब मैं उससे बात कर रहा था, मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला और एक आदमी ने अंदर झांका, जिसने बहुत संजीदगी और पुरअसर अंदाज में मुझे इशारा किया। वो आदमी वही था जो पिकेडिली में दूसरे नंबर पर जा रहा था और जिसका चेहरा ना खालिस मोम के रंग का था। इस साए ने इशारा करने के बाद खुद को पीछे हटाया और दरवाज़ा बंद कर दिया, बगैर किसी वक्फे के, सिवाय उस वक्त के जो मुझे बेडरूम उबूर करने में लगा। मैंने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। मेरे हाथ में पहले से एक जलती हुई मोमबत्ती थी। मुझे ड्रेसिंग रूम में उस साए को देखने की कोई अंदरूनी तवक्को नहीं थी और मैंने उसे वहाँ नहीं देखा। ये महसूस करते हुए कि मेरा मुलाजिम हैरतज़दा खड़ा है, मैं उसकी तरफ मुड़ा और कहा, डेलिक, क्या तुम यकीन करोगे कि अपने होशो हवास में मैंने तसव्वुर किया कि मैंने जैसे ही मैंने वहाँ अपना हाथ उसके सीने पर रखा, वो एक अचानक झटके के साथ बुरी तरह कांप उठा और बोला, या खुदा, हाँ सर, एक मुर्दा आदमी इशारा कर रहा है। अब मुझे यकीन नहीं है कि जॉन डेरिक, जो 20 साल से ज़्यादा अरसे से मेरा वफ़ादार और मुखलिस मुलाजिम है, को कोई ऐसी शबीह देखने का कोई भी तासुर मिला था जब तक कि मैंने उसे छुआ नहीं। जब मैंने उसे छुआ तो उसमें आने वाली तब्दीली इतनी चौंका देने वाली थी कि मुझे पुख्ता यकीन है कि उसने उसी लम्हे मुझसे किसी मख्फी तरीके से ये तासुर अख्ज़ किया। मैंने जॉन डेरिक को कुछ ब्रांडी लाने का हुक्म दिया, उसे एक घूंट दिया और ख़ुद भी एक घूंट लेकर खुश हुआ। उस रात के मजहर से पहले क्या हुआ था मैंने उसे एक लफ्ज़ भी नहीं बताया।
इस पर गौर करते हुए मुझे मुकम्मल यकीन था कि मैंने उस चेहरे को पहले कभी नहीं देखा था, सिवाय पिकाडिली वाले उस एक मौके के। दरवाजे पर इशारा करते वक्त उसके तासुरात का मुकाबला उस वक्त के तासुरात से करते हुए जब उसने खिड़की पर मुझे घूर कर देखा था, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले मौके पर उसने मेरी याददाश्त में पैवस्त होने की कोशिश की थी और दूसरे मौके पर उसने इस बात को यकीनी बनाया था कि उसे फ़ौरन याद कर लिया जाए। मैं उस रात ज़्यादा पुरसुकून नहीं था, हालांकि मुझे एक यकीन था जिसकी वजाहत करना मुश्किल है कि वो साया वापस नहीं आएगा। दिन की रोशनी में मैं गहरी नींद सो गया, जिससे मुझे जॉन डेरिक ने मेरे बिस्तर के पास आकर जगाया। उसके हाथ में एक कागज़ था। ये कागज़ ज़ाहिर हुआ दरवाजे पर उसे लाने वाले और मेरे मुलाजिम के दरमियान तकरार का मौजू बना था। ये मुझे ओल्ड बेली में सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट के आइंदा सेशंस में जूरी में खिदमात अंजाम देने का समन था। मुझे इससे पहले कभी ऐसी जूरी में तलब नहीं किया गया था, जैसा कि जॉन डेरिक खूब जानता था। उसका मानना था, मुझे उस घड़ी यकीन नहीं कि उसकी वजह माकूल थी या नहीं, कि इस किस्म के जजों को आम तौर पर मेरी निस्बत कम अहलियत पर मुंतखब किया जाता है, और उसने पहले समन कबूल करने से इनकार कर दिया था। समन देने वाले आदमी ने इस मामले को बहुत ठंडे पेटों लिया था। उसने कहा था कि मेरी हाजिरी या गैर हाजिरी से उसका कोई लेना देना नहीं। समन वहाँ था और मुझे अपने खतरे पर उससे निपटना चाहिए, न कि उसके। एक दो दिन तक मैं फैसला नहीं कर सका कि इस बुलावे का जवाब दूं या उसे नज़रअंदाज कर दूं। मैं किसी भी किस्म के पुरअसर झुकाव, असर या कशिश से शऊरी तौर पर आगाह नहीं था, न इस तरफ न उस तरफ। इस बारे में मुझे उतना ही पुख्ता यकीन है जितना यहाँ दिए गए मेरे किसी दूसरे बयान पर। बिलाखिर मैंने फैसला किया कि अपनी ज़िंदगी की यकसानियत को तोड़ने के लिए मैं जाऊँगा। मुकर्ररा सुबह नवंबर के महीने की एक सर्द और खाम सुबह थी। पिकाडिली में गहरी भूरी धुंध छाई हुई थी और टेम्पल बार के मशरिक में ये बिल्कुल सियाह और इंतहाई दर्जे तक हब्स ज़दा हो गई थी। मैंने पाया कि अदालत के रास्ते और सीढ़ियां गैस की रोशनी से जगमगा रहे थे और अदालत खुद भी उसी तरह रोशन थी। मेरा ख्याल है कि जब तक मुझे अफसरान ओल्ड कोर्ट में नहीं लेकर गए और मैंने वहां का हुजूम नहीं देखा, मुझे मालूम नहीं था कि आज उस कातिल का मुकदमा चलना है। मेरा ख्याल है कि जब तक मुझे बड़ी मुश्किल से ओल्ड कोर्ट में पहुंचाया नहीं गया, मुझे मालूम नहीं था कि मेरा समन मुझे वहां बैठी दो अदालतों में से किस में ले जाएगा। लेकिन इसे एक हतमी दावे के तौर पर न समझा जाए, क्योंकि मैं इन दोनों नुकात पर अपने जहन में पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ। मैंने मुंतज़िर जूरर्स के लिए मखसूस की गई जगह पर अपनी नशिस्त संभाली और धुंध और सांसों के उस भारी गुबार के दरमियान जो अदालत में छाया हुआ था, जहां तक मुमकिन हो सका अदालत का जायजा लिया। मैंने उन स्याह बुखारात को देखा जो बड़ी खिड़कियों के बाहर किसी तीरा और तार पर्दे की तरह लटक रहे थे, और मैंने गली में बिखरे हुए तिनकों या भूसे पर पहियों की दबी दबी आवाज़ें सुनी। नीज वहां जमा होने वाले लोगों की भुनभुनाहट, जिसे कभी कभार कोई तेज सीटी या बाकियों से ज्यादा बुलंद कोई गीत या पुकार चीर देती थी। कुछ ही देर बाद जजेस, जिनकी तादाद 2 थी, दाखिल हुए और अपनी नशिस्तें संभाल लीं। अदालत में फैली हुई सरगोशियां खौफनाक हद तक खामोश हो गईं। हुक्म दिया गया कि कातिल, मर्डरर को कटहरे में लाया जाए। वो वहां नमूदार हुआ और उसी लम्हे मैंने उसे पहचान लिया कि ये उन 2 आदमियों में से पहला शख्स है जो पिकडली में जा रहे थे। अगर उस वक्त मेरा नाम पुकारा जाता तो मुझे शक है कि मैं इतनी बुलंद आवाज़ में जवाब दे पाता कि सुनाई देता, लेकिन पैनल में मेरा नाम 6 या 8वें नंबर पर पुकारा गया और उस वक्त तक मैं हाजिर कहने के काबिल हो चुका था। अब गौर कीजिए, जैसे ही मैं जूरी बॉक्स में कदम रखा, कातिल, जो बड़े गौर से देख रहा था लेकिन उस पर तशवीश के कोई आसार नहीं थे, अचानक शिद्दत से मुस्तरिब हो गया और अपने अटर्नी को इशारा किया। कातिल की मुझे चैलेंज रद्द करने की ख्वाहिश इतनी आया थी कि उससे एक वक्फा पैदा हो गया, जिसके दौरान अटर्नी ने कटहरे पर हाथ रखते हुए अपने मुवक्किल के साथ सरगोशी की और अपना सर नफ़ी में हिलाया। बाद में मुझे उस मुअज़्ज़िज़ शख्स से मालूम हुआ कि कातिल के उससे पहले खौफज़दा अल्फाज ये थे कि हर कीमत पर उस आदमी को चैलेंज करो, लेकिन चूंकि वो इसकी कोई वजह नहीं बता सकता था और उसने इकरार किया कि वो मेरा नाम तक नहीं जानता था जब तक कि उसने उसे पुकारे जाते हुए नहीं सुना और मैं सामने नहीं आया, इसलिए ऐसा नहीं किया गया।
इन दोनों बुनियादों पर जो पहले बयान की जा चुकी हैं कि मैं कातिल की नागवार याद को ताज़ा करने से बचना चाहता हूं, और ये भी कि उसके तवील मुकदमे का तफसीली अहवाल मेरी दास्तान के लिए हरगिज़ नागज़ीर नहीं है, मैं ख़ुद को इन 10 दिनों और रातों के उन वाक़यात तक महदूद रखूँगा जिनके दौरान हम यानी जूरी इकट्ठे रखे गए थे और जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ मेरे अपने अजीबो गरीब ज़ाती तजर्बे से है। ये वही तजर्बा है, ना कि न्यू गेट कैलेंडर का कोई सफ़ा जिस पर मैं अपने कारी की तवज्जो का तालिब हूँ। ये वही चीज़ है, ना कि न्यू गेट कैलेंडर का कोई सफ़ा जिस पर मैं तवज्जो का तालिब हूँ। मुझे जूरी का फोरमैन मुंतखब किया गया। मुकदमे की दूसरी सुबह 2 घंटे तक गवाही कलमबंद किए जाने के बाद मैंने चर्च की घड़ियों को बजते सुना। जब मेरी नज़र इत्तेफाक से अपने साथी जूरी मेंबर्स पर पड़ी तो मुझे उन्हें गिनने में एक नाकाबिले वजाहत दुश्वारी पेश आई। मैंने उन्हें कई बार गिना मगर हर बार वही मुश्किल दरपेश रही। किस्सा मुख्तसर, मैं उन्हें गिनती में हमेशा एक ज़्यादा पाता था। मैंने अपने साथ वाले साथी जूरी मेंबर को छुआ और सरगोशी की, मेहरबानी फरमाकर हमें गिने। वो इस दरख्वास्त पर हैरान हुआ लेकिन उसने सर घुमाया और गिना। अरे, वो अचानक बोला, हम 13, लेकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं, हम 12 हैं। उस दिन मेरी गिनती के मुताबिक हम तफसील में हमेशा दुरुस्त थे, लेकिन मजमूई तौर पर हम हमेशा एक ज़्यादा होते थे। उसका हिसाब देने के लिए वहाँ कोई ज़ाहिरी वजूद, कोई शक्ल नहीं थी, लेकिन अब मुझे उस शक्ल का बातनी पेशगी एहसास हो चुका था जो यकीनन आने वाली थी। जूरी को लंदन टैवर्न में ठहराया गया था। हम सब एक बड़े कमरे में अलग अलग चारपाइयों पर सोते थे और हम मुस्तकिल तौर पर उस अफसर की तहवील और निगरानी में थे जिसने हमारी हिफाजत का हल्फ उठाया था। मुझे उस अफसर का असल नाम छुपाने की कोई वजह नज़र नहीं आती। वो ज़हीन, इंतहाई शाइस्ता और मिलनसार था और मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि सिटी में उसका बहुत एहतराम किया जाता था। वो एक खुशगवार शख्सियत, अच्छी आँखों, काबिल रश्क सियाह कलमों और एक उम्दा गूंजदार आवाज़ का मालिक था। उसका नाम मिस्टर हार्कर था। जब हम रात को अपने 12 बिस्तरों पर लेटे तो मिस्टर हार्कर का बिस्तर दरवाजे के आगे लगाया गया। दूसरे दिन की रात लेटने की रग़बत ना होने के बायस और मिस्टर हार्कर को अपने बिस्तर पर बैठे देखकर मैं गया और उनके पास बैठ गया और उन्हें नस्वार की एक चुटकी पेश की। जैसे ही मिस्टर हार्कर का हाथ मेरी डिबिया से नस्वार लेते हुए मेरे हाथ से छुआ, उन पर एक अजीब सी कपकपी तारी हो गई और उन्होंने कहा, ये कौन है? मिस्टर हार्कर की नज़रों का ताक़ुब करते हुए और कमरे में देखते हुए मैंने दोबारा वो शक्ल देखी जिसकी मुझे तवक्को थी। उन 2 आदमियों में से दूसरा जो पिकेडिली ले जा रहे थे। मैं उठा और चंद कदम आगे बढ़ा, फिर रुका और मुड़कर मिस्टर हार्कर को देखा। वो बिल्कुल बेपरवाह थे, हंसे और खुशगवार अंदाज में कहा, मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि हमारे पास 13वां जूरी मेंबर है, बगैर बिस्तर के, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये चांदनी है। मिस्टर हार्कर पर कोई इंकिशाफ न करते हुए बल्कि उन्हें कमरे के आखिर तक मेरे साथ चहलकदमी की दावत देते हुए मैंने देखा कि वो साया क्या करता है। वो कुछ लम्हों के लिए मेरे 11 साथी जूरी मेंबरों में से हर एक के बिस्तर के पास तकिए के करीब खड़ा रहा। वो हमेशा बिस्तर के दाएं जानिब जाता और हमेशा अगले बिस्तर के पांव की तरफ से गुजरता। उसके सर की हरकत से लगता था कि वो महज सोच विचार के अंदाज में हर लेटे हुए शख्स को नीचे देख रहा है। उसने मेरा या मेरे बिस्तर का, जो मिस्टर हार्कर के सबसे करीब था, कोई नोटिस नहीं लिया। ऐसा लगता था कि वो वहां से बाहर निकल गया जहां से ऊंची खिड़की के जरिए चांदनी अंदर आ रही थी, गोया हवा में मुअल्लक सीढ़ियों के जरिए। अगली सुबह नाश्ते पर यह जाहिर हुआ कि मेरे और मिस्टर हार्कर के सिवा वहां मौजूद हर शख्स ने रात को ख्वाब में मकतूल को देखा था। अब मुझे उतना ही यकीन हो गया था कि पिकेडिली में जो दूसरा आदमी जा रहा था वो मकतूल ही था। मजाजन, गोया ये बात उसकी फौरी गवाही से मेरे फहम में डाल दी गई हो, लेकिन ये वाकया भी पेश आया और ऐसे अंदाज में जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। मुकदमे के 5वें दिन जब इस्तिगासा का केस इख्तिताम के करीब था, मकतूल की एक छोटी तस्वीर, मिनिएचर, जो वारदात के इंकिशाफ पर उसके बेडरूम से गायब थी और बाद में एक ऐसी खुफिया जगह से मिली जहां कातिल को खुदाई करते हुए देखा गया था, बतौर सबूत पेश की गई। ज़ेरे तफ्तीश गवाह की जानिब से शनाख्त किए जाने के बाद उसे बेंच की तरफ बढ़ाया गया और वहां से जूरी के मुआयने के लिए नीचे भेजा गया। जैसे ही सियाह गाउन पहने एक अफसर उसे लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा था, पिकेडिली वाले दूसरे आदमी का साया हुजूम में से तेजी से निकला। अफसर से वो तस्वीर छीनी और उसे अपने हाथों से मुझे दिया। साथ ही एक धीमी और खोखली आवाज में कहा, इससे पहले कि मैं वो तस्वीर देख पाता जो एक लॉकेट में थी। मैं तब जवान था
اور میرا چہرہ تب خون سے خالی نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے اور اس ساتھی جوری ممبر کے درمیان آیا جسے میں تصویر دینا چاہتا تھا، اور اس کے اور اس ساتھی جوری ممبر کے درمیان آیا جسے وہ دینا چاہتا تھا، اور یوں اس نے اسے ہماری پوری تعداد میں گھمایا اور واپس میری تحویل میں پہنچا دیا۔ حالانکہ ان میں سے کسی ایک نے بھی اسے محسوس نہیں کیا۔ کھانے کی میز پر اور عام طور پر جب ہم مسٹر ہارکر کی تحویل میں اکٹھے بند ہوتے تھے، ہم شروع ہی سے فطری طور پر دن کی کارروائی پر کافی بحث کرتے تھے۔ اس 5ویں دن استغاثہ کا کیس بند ہونے پر اور سوال کا وہ رخ مکمل شکل میں ہمارے سامنے ہونے کی وجہ سے ہماری بحث زیادہ پرجوش اور سنجیدہ تھی۔ ہماری تعداد میں ایک مقامی کونسل کا رکن ویسٹری مین تھا، سب سے کند ذہن احمق جو میں نے کبھی آزاد گھومتے دیکھا تھا، جو واضح ترین ثبوتوں کا جواب انتہائی مضحکہ خیز اعتراضات سے دیتا تھا، اور جس کی طرفداری 2 ڈھیلے ڈھالے مقامی خوشامدی پروکیل پیراسائٹس کرتے تھے۔ یہ تینوں ایسے ضلع سے منتخب ہو کر آئے تھے جو بخار کے اس قدر نرغمے میں تھا کہ انہیں 500 قتلوں کے لیے خود اپنے مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے تھا۔ جب یہ شرارتی احمق اپنی بلند ترین آواز میں تھے، جو کہ آدھی رات کا قریب کا وقت تھا، جبکہ ہم میں سے کچھ پہلے ہی بستر کی تیاری کر رہے تھے، میں نے دوبارہ مقتول کو دیکھا۔ وہ پیچھے ہٹ کر بھیانک انداز میں میرے سامنے کھڑا تھا اور مجھے اشارہ کر رہا تھا۔ میرے ان کے پاس جانے اور گفتگو میں شامل ہونے پر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ظہور کے ایک الگ سلسلے کا آغاز تھا جو اس طویل کمرے تک محدود تھا جس میں ہم قید تھے۔ جب بھی میرے ساتھی جوری ممبروں کا کوئی ٹولہ سر جوڑ کر بیٹھتا، میں ان کے درمیان مقتول کا سر دیکھتا۔ جب بھی ان کا مقابلہ اس کے خلاف جا رہا ہوتا، وہ سنجیدگی سے اور ایسی کشش کے ساتھ مجھے اشارہ کرتا جس کے سامنے رکنا ناممکن تھا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ مقدمے کے 5ویں دن اس تصویر کی پیشی کی تک میں نے عدالت میں اس سائے کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب جبکہ ہم دفاع کے کیس میں داخل ہوئے تو 3 تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ان میں سے 2 کا ذکر میں پہلے اکٹھا کروں گا۔ وہ سایہ اب عدالت میں مسلسل موجود رہتا تھا، اور وہاں اس نے مجھ سے کبھی مخاطب نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس شخص سے جو اس وقت بول رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر مقتول کا گلا سیدھا کاٹا گیا تھا۔ دفاع کے لیے ابتدائی تقریر میں یہ تجویز کیا گیا کہ مقتول نے شاید اپنا گلا خود کاٹ لیا ہو۔ عین اسی لمحے وہ سایہ اپنے گلے کی اسی خوفناک حالت کے ساتھ جس کا حوالہ دیا گیا تھا، اس نے اسے پہلے چھپا رکھا تھا، بولنے والے کی کوہنی کے پاس کھڑا ہو گیا اور اپنی سانس کی نالی پر بار بار ہاتھ پھیرنے لگا، کبھی دائیں ہاتھ سے کبھی بائیں ہاتھ سے، اور خود بولنے والے کو زور دے کر سمجھانے لگا کہ ایسا زخم کسی بھی ہاتھ سے خود لگانا ناممکن ہے۔ ایک اور مثال، کردار کے گواہ کے طور پر ایک خاتون نے بیان دیا کہ قیدی نوع انسانی میں سب سے زیادہ ملنسار ہے۔ وہ سایہ اسی لمحے فرش پر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے میں گھورتے ہوئے اور ایک پھیلے ہوئے بازو اور تنی ہوئی انگلی کے ساتھ قیدی کے شیطانی چہرے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ تیسری تبدیلی جو اب شامل کی جانی ہے، اس نے مجھے سب سے زیادہ اور گہرا متاثر کیا۔ میں اس پر کوئی نظریات قائم نہیں کرتا، میں اسے درستی سے بیان کرتا ہوں اور وہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اگرچہ وہ ظہور خود ان لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا جن سے وہ مخاطب ہوتا، لیکن اس کا ایسے لوگوں کے قریب آنا ہمیشہ ان کی جانب سے کسی گھبراہٹ یا پریشانی کا باعث بنتا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اسے ان قوانین کی طرف سے جن کا میں پابند نہیں تھا، دوسروں پر خود کو مکمل طور پر ظاہر کرنے سے روکا گیا ہو، اور پھر بھی جیسے وہ نادیدہ، خاموش اور مبہم طور پر ان کے ذہنوں پر چھا سکتا ہو۔ جب دفاع کے معروف وکیل نے خودکشی کا وہ مفروضہ پیش کیا اور وہ سایہ اس فاضل وکیل کی کوہنی کے پاس کھڑا اپنے کٹے ہوئے گلے پر خوفناک انداز میں آری چلا رہا تھا، تو یہ ناقابل تردید ہے کہ وکیل اپنی تقریر میں لڑکھڑایا، اپنی ذہین گفتگو کا تسلسل چند سیکنڈ کے لیے کھو بیٹھا، رومال سے اپنی پیشانی پونچھی اور انتہائی زرد پڑ گیا۔ جب کردار کی گواہ کا سامنا اس سائے سے ہوا تو اس کی آنکھیں یقیناً اس کی اشارہ کرتی انگلی کی سمت میں گئیں اور بڑی ہچکچاہٹ اور تکلیف کے ساتھ قیدی کے چہرے پر ٹک گئیں۔ 2 مزید مثالیں کافی ہوں گی۔ مقدمے کے 8ویں دن، اس وقفے کے بعد جو ہر روز دوپہر کے اوائل میں چند منٹ کے آرام اور تازگی کے لیے کیا جاتا تھا، میں ججز کی واپسی سے کچھ دیر پہلے باقی جوری کے ساتھ عدالت میں واپس آیا۔ باکس میں کھڑے ہو کر اور اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ وہ سایہ وہاں نہیں ہے،
یہاں تک کہ اتفاق سے گیلری کی طرف آنکھیں اٹھانے پر میں نے اسے آگے جھکتے ہوئے اور ایک بہت ہی شریف خاتون کے اوپر جھکتے ہوئے دیکھا، گویا وہ یہ یقین دہانی کر رہا ہو کہ ججز نے اپنی نشستیں دوبارہ سنبھال لی ہیں یا نہیں۔ فوراً بعد وہ خاتون چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی اور اسے باہر لے جایا گیا۔ یہی حال اس معزز، دانا اور صابل جج کا ہوا جو مقدمے کی سماعت کر رہے تھے۔ جب کیس ختم ہو گیا اور وہ خلاصہ بیان کرنے کے لیے خود کو اور اپنے کاغذات کو ترتیب دے رہے تھے تو مقتول ججز کے دروازے سے داخل ہو کر ہز لارڈشپ کی ڈیسک کی طرف بڑھا اور ان کے کندھے کے اوپر سے بڑی بےتابی سے ان کے نوٹس کے صفحات کو دیکھنے لگا جو وہ پلٹ رہے تھے۔ ہز لارڈشپ کے چہرے پر ایک تبدیلی آئی، ان کا ہاتھ رک گیا، وہ مخصوص کمکپی جسے میں خوب جانتا تھا ان پر طاری ہو گئی۔ وہ لڑکھڑائے، حضرات مجھے چند لمحوں کے لیے معاف کیجیے گا، میں خراب ہوا یعنی حبس سے کچھ زیادہ ہی نڈھال ہو گیا ہوں۔ اور وہ تب تک بحال نہیں ہوئے جب تک انہوں نے پانی کا ایک گلاس نہیں پی لیا۔ ان نا ختم ہونے والے 10 دنوں میں سے 6 دنوں کی تمام تر یکسانیت کے دوران وہی ججز اور بینچ پر موجود دیگر افراد، وہی قاتل کٹہرے میں، وہی وکلا میز پر، سوال جواب کے وہی لہجے عدالت کی چھت تک بلند ہوتے ہوئے، جج کے قلم کی وہی رگڑ، وہی اردلی اندر باہر جاتے ہوئے، وہی روشنیاں اسی وقت جلائی جاتی جب دن کی کوئی قدرتی روشنی ہوتی، بڑی کھڑکیوں کے باہر وہی دھند کا پردہ جب دھند ہوتی، وہی بارش کی ٹپ ٹپ جب بارش ہوتی، جیل کے پہرے داروں اور قیدی کے وہی قدموں کے نشان روز بروز اسی لکڑی کے برادے پر، وہی چابیاں انہی بھاری دروازوں کو کھولتی اور بند کرتی ہوئیں۔ ان تمام تھکا دینے والی یکسانیت کے دوران جس نے مجھے یہ محسوس کرایا جیسے میں ایک طویل عرصے سے جوری کا فورمین تھا اور پکیڈیلی شاید بابل کا ہم اثر رہا ہو، مقتول نے میری نظروں میں اپنی وضاحت کا ایک ذرہ بھی نہیں کھویا اور نہ ہی وہ کسی بھی لمحے کسی دوسرے شخص سے کم واضح تھا۔ مجھے حقیقت کے طور پر یہ بات نہیں چھوڑنی چاہیے کہ میں نے کبھی ایک بار بھی اس سائے کو جسے میں مقتول کا نام دیتا ہوں قاتل کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بار بار میں نے حیرت سے سوچا وہ کیوں نہیں دیکھتا، لیکن اس نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی تصویر کی پیشی کے بعد اس نے میری طرف دیکھا، یہاں تک کہ مقدمے کے آخری اختتامی لمحات آن پہنچے۔ ہم رات کے 10 بجنے میں 7 منٹ پہلے غور و خوض کے لیے ریٹائر ہوئے۔ اس احمق ویسٹری مین اور اس کے 2 مقامی خوشامدیوں نے ہمیں اتنی تکلیف دی کہ ہم 2 بار عدالت میں واپس آئے تاکہ جج کے نوٹس سے کچھ اقتباسات دوبارہ پڑھنے کی درخواست کریں۔ ان 9 میں سے ہمیں کسی کو ان اقتباسات کے بارے میں ذرا سا بھی شک نہیں تھا، نہ ہی میرا خیال ہے کہ عدالت میں کسی اور کو تھا۔ اس کند ذہن تکڑی نے جن کے پاس رکاوٹ ڈالنے کے سوا کوئی خیال نہیں تھا، اسی وجہ سے ان پر جھگڑا کیا۔ آخرکار ہم غالب آ گئے اور بالآخر جوری 12:10 پر عدالت میں واپس آئے۔ اس وقت مقتول دوسری طرف جوری باکس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی جگہ لی اس کی نظریں بڑی توجہ کے ساتھ مجھ پر جم گئیں۔ وہ مطمئن نظر آیا اور آہستہ سے ایک بڑا سلیٹی رنگ کا نقاب جسے اس نے پہلی بار اپنے بازو پر اٹھایا ہوا تھا اپنے سر اور پورے وجود پر ہلا لیا۔ جیسے ہی میں نے ہمارا فیصلہ سنایا، مجرم، نقاب گر گیا، سب کچھ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ خالی تھی۔ قاتل سے جج کی طرف سے رواج کے مطابق یہ پوچھے جانے پر کہ کیا اسے سزائے موت سنانے سے پہلے کچھ کہنا ہے، اس نے غیر واضح طور پر کچھ بڑبڑایا جسے اگلے دن کے معروف اخبارات میں چند بے ربط، غیر مربوط اور نیم سنائی دینے والے الفاظ جن میں سمجھا گیا کہ اس نے شکایت کی کہ اسے منصفانہ ٹرائل نہیں ملا کیونکہ جوری کا فورمین اس کے خلاف پہلے سے تعصب رکھتا تھا کے طور پر بیان کیا گیا۔ جو قابل ذکر بیان اس نے حقیقت میں دیا وہ یہ تھا: مائی لارڈ، میں جان گیا تھا کہ میں ایک تباہ شدہ آدمی ہوں جب میری جوری کا فورمین باکس میں آیا۔ مائی لارڈ، میں جانتا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ میرے پکڑے جانے سے پہلے وہ کسی طرح رات کو میرے بستر پر آیا، مجھے جگایا اور میرے گلے میں رسی ڈال دی۔